नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान जिसके पास न तो कोई सेना थी, न कोई खजाना और न ही कोई राजसी खानदान, कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रख सकता है? क्या एक शिक्षक की कलम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक अत्याचारी राजा की तलवार को तोड़ ढाकर फेंक दे? और क्या अपमान की आग किसी इंसान को इतना मजबूत बना सकती है कि वो इतिहास का रुख ही मोड़ दे? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की जीवनी में उतरने वाले हैं जिनका नाम आज भी भारत में बुद्धि, रणनीति और राजनीति का सबसे बड़ा पर्याय है। एक ऐसा आचार्य जिसने एक साधारण से लड़के को उठाकर भारत का सम्राट बना दिया। एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने 2500 साल पहले ही शासन और अर्थव्यवस्था के वो सिद्धांत लिख दिए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं। और एक ऐसा रणनीतिकार जिसे दुनिया किंगमेकर के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑडियो बुक में हम चाणक्य के असाधारण जीवन की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सा अपमान था जिसने एक सीधे साधे ब्राह्मण को प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। हम उस पल के गवाह बनेंगे जब उन्होंने पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य में एक सम्राट की छवि देखी। हम उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के गहरे राजों को समझेंगे और उनकी चाणक्य नीति के उन सूत्रों को जानेंगे जो आज भी हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन की कहानी नहीं है, ये संकल्प की शक्ति, सही रणनीति के महत्व और एक अखंड भारत के सपने की कहानी है। क्या आप तैयार हैं भारत के इस सबसे महान राजनीतिक गुरु के दिमाग में उतरने के लिए और ये जानने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर इतिहास का निर्माता बन सकता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, वो अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। एक प्रतिज्ञा का जन्म। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़ी घटना से होती है। एक ऐसी घटना जो नायक को उसकी साधारण जिंदगी से निकालकर एक असाधारण रास्ते पर धकेल देती है। आचार्य चाणक्य की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही घटना से होती है, एक अपमान से। एक ऐसा अपमान जिसने उनके दिल में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जलाई जिसने उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मगध साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। इस अध्याय में हम उसी एक दिन की कहानी को जानेंगे जिस दिन एक घमंडी राजा ने एक विद्वान का नहीं बल्कि अपने ही साम्राज्य के भविष्य का अपमान किया था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बंटा हुआ था, लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर था मगध का साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध पर नंदवंश का शासन था और उसका राजा था धनानंद। धनानंद एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन उतना ही घमंडी, लालची और अत्याचारी राजा था। उसे अपनी दौलत और अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। उसने अपनी प्रजा पर भारी कर लगा रखे थे और वो विद्वानों और गुणी लोगों का सम्मान करना नहीं जानता था। प्रजा उससे नफरत करती थी, लेकिन उसकी विशाल सेना के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। दूसरी तरफ तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय में एक युवा और असाधारण रूप से बुद्धिमान आचार्य थे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य वेदों और शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज की गहरी समझ थी। दिखने में चाणक्य बहुत साधारण, बल्कि कुछ कथाओं के अनुसार कुरूप भी थे। वो एक साधारण सी धोती पहनते थे और एक ब्राह्मण की तरह अपनी छोटी या शिखा रखते थे, लेकिन उनके साधारण से दिखने वाले शरीर के अंदर ज्ञान का एक असीम सागर और फौलाद जैसा दृढ़ संकल्प छिपा हुआ था। एक बार आचार्य चाणक्य किसी काम से पाटलिपुत्र आए। राजा धनानंद ने एक बड़े भोज और दान पुण्य का आयोजन किया था और चाणक्य भी उस सभा में एक दान लेने वाले ब्राह्मण के रूप में पहुंचे। जब चाणक्य सभा में पहुंचे तो राजा धनानंद ने एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए उन्हें देखा। चाणक्य के साधारण कपटी दाढ़ों और उनकी शारीरिक बनावट को देखकर धनानंद और उसके दरबारी उनका मजाक उड़ाने लगे। धनानंद ने अहंकार में चूर होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कुरूप ब्राह्मण को धक्के मारकर उसकी जगह से उठा दो और सभा से बाहर निकाल फेंको। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया। उन्होंने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें धक्का दिया। इस धक्का मुक्की में चाणक्य की छोटी, उनकी शिखा खुल गई। एक ब्राह्मण के लिए उसकी शिखा का खुल जाना
एक बहुत बद्धा अपमान माना जाता था। उस भरी सभा में जहां सब लोग उन पर हंस रहे थे, चाणक्य अपमान और क्रोध से कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग थी। वो धीरे धीरे उठे, अपनी बिखरी हुई शिखा को देखा और फिर अपनी नजरें उठाकर सीधे राजा धनानंद की आंखों में देखा। उन्होंने अपनी कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में वो प्रतिज्ञा ली जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, हे अधम राजा, तूने मेरा नहीं बल्कि ज्ञान का अपमान किया है। मैं आज अपनी इस खुली हुई शिखा के साथ ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मैं तुझे और तेरे इस पूरे नंद वंश को जड़ डीडीएच से उखाड़ कर फेंक नहीं दूंगा, जब तक मैं इस सिंहासन पर एक योग्य शासक को नहीं बिठा दूंगा, तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। पूरी सभा सन्न रह गई। एक निहत्थे और गरीब ब्राह्मण की इतनी बढ़ती हिम्मत। धनानंद गुस्से में और भी जोर से हंसा और उसे पागल समझकर बाहर फेंकवा दिया। वो नहीं जानता था कि उसने सिर्फ एक ब्राह्मण को नहीं, बल्कि अपनी मौत को चुनौती दे दी है। चाणक्य उस दिन पाटलिपुत्र से निकल गए, लेकिन अपने साथ वो अपने अपमान की आग और अपनी प्रतिज्ञा का बोझ ले गए। अब उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, नंद वंश का विनाश और एक नए न्यायपूर्ण शासन की स्थापना। लेकिन ये काम कैसे होगा? एक अकेला साधनहीन ब्राह्मण इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकता है? उसे एक हथियार की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे वो इस महान क्रांति का चेहरा बना सके। उसे एक राजा की जरूरत थी। वो राजा उसे कहां और कैसे मिला? उस असाधारण खोज की कहानी जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 2, एक राजा की खोज। जब एक शिक्षक को मिला अपना सम्राट। पिछले अध्याय में हमने उस अपमान की आग को महसूस किया जिसने आचार्य चाणक्य को एक साधारण शिक्षक से एक क्रांतिकारी बना दिया। वो नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा लेकर पाटलिपुत्र से निकल चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि प्रतिशोध सिर्फ क्रोध से नहीं, बल्कि सही रणनीति और सही साधनों से लिया जाता है। और उनका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी साधन होने वाला था एक व्यक्ति, एक ऐसा नौजवान जिसमें एक सम्राट बनने की क्षमता हो, जिसे वो अपने विचारों और अपनी योजनाओं को साकार करने का माध्यम बना सकें। इस अध्याय में हम चाणक्य की उस ऐतिहासिक खोज की कहानी सुनेंगे जब उनकी पारखी नजरों ने एक साधारण से खेल में भारत के भावी सम्राट को पहचान लिया। अपनी प्रतिज्ञा लेने के बाद चाणक्य कई वर्षों तक भारत के अलग अलग जनपदों में घूमते रहे। वो एक तरफ तो नंद वंश के खिलाफ माहौल बना रहे थे और दूसरी तरफ उस सही चेहरे की तलाश में थे जो उनकी क्रांति का नेतृत्व कर सके। वो एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जिसमें साहस, बुद्धि और एक शासक के गुण हों। वो जानते थे कि एक कमजोर या अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता देना नंद वंश से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उनकी ये खोज उन्हें एक दिन विंध्याचल के जंगलों में ले आई, जहां उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि कुछ चरवाहे लड़के एक खेल खेल रहे थे। वो खेल था राजकीयम। उस खेल में एक लड्ढाका राजा बना हुआ था। कुछ लड्ढाके उसके मंत्री बने थे, कुछ सैनिक और कुछ फरियादी। चाणक्य ने देखा कि जो लड्ढाका राजा बना था वो एक ऊंचे पत्थर पर बैठा हुआ था और बद्धी ही गंभीरता और बुद्धिमत्ता से अपने फरियादी बने दोस्तों की समस्याओं को सुन रहा था और उन पर न्यायपूर्ण फैसले सुना रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, उसकी आवाज में एक अधिकार था और उसके फैसलों में एक निष्पक्षता थी। चाणक्य उस लड्ढके को देखकर वहीं रुक गए। उन्हें उस लड्ढके में वो सारी खासियतें नजर आईं जो वो एक आदर्श राजा में ढूंढ रहे थे। उस लड्ढके का नाम था चंद्रगुप्त। वो कौन था? इसके बारे में इतिहास में कई अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वो खुद नंद खानदान का ही एक दूर का रिश्तेदार था, जिसे धनानंद ने किसी कारण से राज्य से निकाल दिया था। कुछ और कहानियां कहती हैं कि वो मौर्य नामक एक कबीले का एक साधारण लड्ढका था। उसकी असलियत जो भी रही हो, चाणक्य ने उसकी परवरिश या उसके खानदान की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ उसकी क्षमता को देखा। उन्होंने उस हीरे को पहचान लिया था जो अभी मिट्टी में दबा हुआ था। चाणक्य ने आगे बढ़कर उस लड्ढके के पालक पिता से बात की और उसे 1000 कारशापण यानी उस समय की मुद्रा देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। वो उस लड्ढके को अपने साथ तक्षशिला ले आए। अब चाणक्य के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक प्रतिशोधी ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक गुरु थे, एक किंग मेकर थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी छत्र छाया में ले लिया और उसे एक सम्राट बनाने की कठिन प्रक्रिया शुरू की।
ये सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक शासक के लिए जरूरी हर कला में निपुण बनाया। उन्होंने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे युद्ध की रणनीतियां सिखाई कि कैसे दुश्मन को कमजोर करना है, कैसे अपनी सेना को संगठित करना है और कैसे सही समय पर हमला करना है। लेकिन इससे भी ज्यादा उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। उन्होंने उसे सिखाया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसे अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे अपने मंत्रियों का चुनाव कैसे करना चाहिए और उसे अपने दुश्मनों की चालों को कैसे समझना चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त के दिमाग में यह बात बैठा दी कि एक राजा का पहला और आखिरी कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई और अपने राज्य की सुरक्षा है, और इस महान लक्ष्य के लिए कोई भी कुर्बानी बद्दी नहीं है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बनाया। चाणक्य का गुरुकुल कोई आश्रम नहीं था, वो पूरी दुनिया ही उनका गुरुकुल थी, और हर अनुभव एक नया पाठ। चाणक्य और चंद्रगुप्त का यह रिश्ता गुरु और शिष्य के रिश्ते से कहीं ज्यादा था। वे एक साझा लक्ष्य के लिए काम कर रहे दो साथी थे। चाणक्य दिमाग थे तो चंद्रगुप्त उस दिमाग की तलवार थे। चाणक्य रणनीति बनाते और चंद्रगुप्त उसे मैदान में अंजाम देते। चाणक्य के ज्ञान और चंद्रगुप्त के साहस का ये मेल एक ऐसी ताकत बनने वाला था जिसके सामने नंद साम्राज्य की विशाल सेना भी बौनी साबित होने वाली थी। चाणक्य ने एक राजा को खोज लिया था और अब उसे तराशने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन एक साम्राज्य को उखाड़ा फेंकना सिर्फ एक योग्य राजा और एक बुद्धिमान गुरु से संभव नहीं था। उन्हें एक सेना की जरूरत थी, संसाधनों की जरूरत थी, और सबसे बढ़कर एक ऐसी अचूक योजना की जरूरत थी जो धनानंद के अभेद्य लगने वाले किले को भेद सके। चाणक्य ने यह सेना कैसे बनाई? उनकी पहली रणनीतिक चालें क्या थीं? उस महान क्रांति की तैयारी की कहानी जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 3, एक सम्राट का निर्माण। चाणक्य की शिक्षाएं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त में भारत के भावी सम्राट की छवि देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को खरीदा और उसे अपने साथ तक्षशिला ले आए। अब चाणक्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस अनगर हीरे को तराश कर एक ऐसा कोहिनूर बनाना जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाए। यह अध्याय सिर्फ चंद्रगुप्त के प्रशिक्षण की कहानी नहीं है, बल्कि यह चाणक्य के उन मूल सिद्धांतों की कहानी है जो उन्होंने चंद्रगुप्त के दिमाग में हमेशा के लिए अंकित कर दिए। ये वही सिद्धांत हैं जो हमें उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में मिलते हैं। चाणक्य का मानना था कि एक राजा को सिर्फ जन्म से ही महान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कर्म से महान बनना पढ़ता है। उन्होंने चंद्रगुप्त की शिक्षा का एक बहुत ही कठोर और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया। यह शिक्षा सिर्फ महलों में बैठकर नहीं दी गई। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ जंगलों में, गांवों में और शहरों में ले गए ताकि वो असल दुनिया को देख और समझ सकें। शिक्षा का पहला हिस्सा था शारीरिक प्रशिक्षण। चंद्रगुप्त को एक बेहतरीन योद्धा बनाया गया। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण किया गया। चाणक्य जानते थे कि एक राजा को अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की गहरी शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि इतिहास से सबक कैसे सीखें ताकि वो पुराने राजाओं की गलतियों को न दोहराएं। उन्होंने उसे भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के भूगोल को समझाया ताकि वो ये जान सके कि कहां से हमला हो सकता है और कहां से मदद मिल सकती है। उन्होंने उसे अर्थशास्त्र के नियम सिखाए कि कैसे राज्य के खजाने को भरना है, कैसे कर लगाना है और कैसे व्यापार को बढ़ावा देना है। चाणक्य का मानना था कि एक खाली खजाने वाला राजा कभी भी एक मजबूत राज्य नहीं बना सकता। लेकिन सबसे गहरी शिक्षा थी राजनीति और कूटनीति की, जिसे हम राजधर्म कहते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो बातें सिखाईं जो उस समय कोई और सिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उन्होंने सिखाया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार एक राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहसी होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब ताकत दिखानी है और कब विनम्रता का नाटक करना है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं।
आपको हमेशा अपने राज्य के हित को सबसे ऊपर रखना होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इंसानी स्वभाव को पढ़ना सिखाया। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग लालच और डर से प्रेरित होते हैं। एक बुद्धिमान राजा इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके अपनी प्रजा पर नियंत्रण रखता है। उन्होंने सिखाया कि अपने भेदों को कैसे छिपाना है और अपने दुश्मनों के भेदों को कैसे जानना है। जासूसी यानी गुप्तचर व्यवस्था चाणक्य की रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वो मानते थे कि एक राजा की आंखें उसके जासूस होते हैं, जिनके बिना वो अंधा है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कैसे एक मजबूत जासूसों का नेटवर्क बनाया जाए, जो न सिर्फ दुश्मन राज्यों पर बल्कि अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों पर भी नजर रखे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न्याय का महत्व भी सिखाया। उन्होंने कहा कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा को न्याय देना है, लेकिन उनका न्याय आदर्शवादी नहीं बल्कि व्यावहारिक था। वो कहते थे कि दंड इतना कठोर होना चाहिए कि अपराधी दोबारा अपराध करने से डरे, लेकिन इतना भी क्रूर नहीं होना चाहिए कि प्रजा राजा से नफरत करने लगे। उन्होंने सिखाया कि एक राजा को अपनी प्रजा के सुख में ही अपना सुख देखना चाहिए। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित। ये एक बहुत ही गहरा विचार था जो दिखाता है कि चाणक्य सिर्फ एक कठोर रणनीतिकार ही नहीं बल्कि एक लोक कल्याणकारी विचारक भी थे। इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर उस कसौटी पर कसा जो एक महान सम्राट बनने के लिए जरूरी थी। उन्होंने उसे एक ऐसा इंसान बनाया जो दयालु भी था और कठोर भी, जो ईमानदार भी था और जरूरत पर डटने पर धोखेबाज भी, जो एक योद्धा भी था और एक विद्वान भी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ जानकारी नहीं दी, उन्होंने उसे सोचना सिखाया। उन्होंने उसे वो विवेक दिया जिससे वो किसी भी परिस्थिति में सही और गलत का फैसला कर सके। अब चंद्रगुप्त तैयार था। वो कच्ची मिट्टी का एक लौंदा नहीं बल्कि आग में तपी हुई एक मजबूत मूर्ति बन चुका था। अब समय आ गया था उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का जो सालों पहले गंगा के किनारे ली गई थी। लेकिन एक विशाल साम्राज्य को चुनौती देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक सेना चाहिए थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना कैसे खड़ी की और उनकी पहली रणनीतिक चाल क्या थी जिसने नंद साम्राज्य की नींव हिला दी। इस रोमांचक कहानी के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 4, क्रांति की पहली ज्वाला, एक सेना का निर्माण। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक आदर्श शासक बनने के लिए हर जरूरी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया। अब चंद्रगुप्त सिर्फ एक चरवाहा लड्ड का नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित योद्धा और एक भावी सम्राट था। गुरु और शिष्य दोनों ही अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। उन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली और धनी साम्राज्य मगध को चुनौती देनी थी, और इसके लिए उन्हें जिस चीज की सबसे पहले जरूरत थी वो थी एक सेना। एक ऐसी सेना जो धनानंद की विशाल और सुसज्जित सेना का मुकाबला कर सके। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने शून्य से एक सेना का निर्माण किया और अपनी क्रांति की पहली चिंगारी को कैसे जलाया। चाणक्य जानते थे कि धनानंद के शासन से बहुत से लोग नाखुश थे। कई छोटे राजा और कबीले थे जिन्हें धनानंद ने हराया था और जो मौके की तलाश में थे। कई सैनिक थे जो धनानंद के घमंडी स्वभाव से तंग आ चुके थे, और आम जनता तो उसके लगाए भारी करों और जुल्मों से त्रस्त थी ही। चाणक्य की पहली रणनीति थी इन सभी असंतुष्ट तत्वों को एक साथ लाना। उन्होंने और चंद्रगुप्त ने भेष बदलकर पूरे उत्तर पश्चिम भारत की यात्रा की। वे अलग अलग कबीलों के सरदारों से मिले, छोटे राजाओं से गुप्त संधियां की और उन सभी को एक साझा दुश्मन धनानंद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने डाकुओं, लुटेरों और वनवासियों को भी अपनी सेना में भर्ती किया। ये वो लोग थे जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन वे बहुत ही बहादुर और लड़ाके थे। चाणक्य ने उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जीवन और एक बद्ध उद्देश्य का सपना दिखाया। उन्होंने दिखाया कि वे सिर्फ डाकू नहीं बल्कि एक क्रांति के सैनिक बन सकते हैं जो एक अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी सेना बनानी शुरू की जो भले ही संख्या में नंद सेना से कम थी, लेकिन जिसमें लड़ने का जुनून और जज्बा कहीं ज्यादा था। ये समाज के सताए हुए लोगों की सेना थी जो अपने हक के लिए लड़ रही थी। सेना बनाने के साथ साथ चाणक्य को धन की भी जरूरत थी। युद्ध लड़ना बहुत महंगा काम होता है।
कहा जाता है कि चाणक्य ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके कई अमीर व्यापारियों और यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी गुप्त रूप से धन हासिल किया। एक कहानी यह भी है कि उन्होंने जमीन में गड्ढे हुए एक पुराने खजाने को खोज निकाला था। तरीका जो भी रहा हो, चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सेना के पास हथियारों और रसद की कोई कमी न हो। अब सेना तैयार थी, संसाधन मौजूद थे, लेकिन चाणक्य एक अनुभवी रणनीतिकार थे। वो जानते थे कि सीधे जाकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना एक आत्मघाती कदम होगा। ये ऐसा ही होगा जैसे किसी शेर के मुंह में हाथ डालना। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चा गर्म खिचड्डी खा रहा था। उसने सीधे बीच में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया। तब उसकी माँ ने उसे सिखाया कि खिचड्डी को हमेशा किनारे से खाना शुरू करना चाहिए, जहां वो ठंडी होती है। धीरे धीरे खाते खाते तुम बीच तक पहुंच जाओगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि एक साम्राज्य भी गर्म खिचड्डी की तरह होता है। उसकी असली ताकत उसके केंद्र यानी उसकी राजधानी में होती है। अगर तुम सीधे केंद्र पर हमला करोगे तो जल जाओगे। तुम्हें पहले किनारों पर यानी सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करना होगा। वहां नंद शासन कमजोर है। जब तुम इन इलाकों को जीत लोगे तो तुम्हें और ज्यादा सैनिक और ज्यादा संसाधन मिलेंगे। धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते हुए तुम केंद्र की तरफ बढ़ो। इसी रणनीति के तहत चंद्रगुप्त ने सबसे पहले उन यूनानी शासकों पर हमला किया जिन्हें सिकंदर महान ने पंजाब और सिंध के इलाकों में अपना गवर्नर बनाकर छौंका था। सिकंदर की मौत के बाद ये इलाके कमजोर पड़डीएच गए थे। चंद्रगुप्त ने बद्धी आसानी से इन यूनानी गवर्नरों को हराया और पूरे उत्तर पश्चिम भारत को विदेशी शासन से मुक्त करा लिया। ये एक बहुत बद्धी और दोहरी जीत थी। इससे न सिर्फ चंद्रगुप्त को एक विशाल और उपजाऊ क्षेत्र मिला, बल्कि वो भारतीय जनता की नजरों में एक नायक भी बन गए। एक ऐसा राजा जो देश को विदेशी गुलामी से आजाद करा रहा है। अब उनके पास एक बद्धी, प्रशिक्षित और अनुभवी सेना थी और जनता का भी भरपूर समर्थन था। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त उस गर्म खिचड्डी के किनारों को खा चुके थे। अब वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। अब समय आ गया था सीधे मगध के दिल पर, पाटलिपुत्र पर हमला करने का। अब वो अंतिम लड़ाई लड़ी जानी थी जिसके लिए सालों से तैयारी की गई थी। लेकिन पाटलिपुत्र एक अभेद्य किला माना जाता था। धनानंद की सेना अभी भी बहुत विशाल थी। चाणक्य की वो कौन सी अंतिम कूटनीतिक चाल थी जिसने इस लड़ाई का फैसला किया? और कैसे एक चरवाहे लड़के ने अपनी गुरु की मदद से एक अत्याचारी सम्राट को धूल चटाई? उस अंतिम महासंग्राम की रोमांचक दास्तान के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 5, सत्ता का विज्ञान, अर्थशास्त्र। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना बनाकर और सीमाओं को जीतकर मगध पर अंतिम हमले की तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन चाणक्य सिर्फ एक युद्ध रणनीतिकार नहीं थे, वो एक महान राजनीतिक वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री भी थे। युद्ध लड़ने और जीतने से ज्यादा मुश्किल काम होता है एक जीते हुए राज्य पर शासन करना और उसे मजबूत बनाना। इस अध्याय में हम थोड़ी देर के लिए युद्ध के मैदान से हटकर चाणक्य के दिमाग में उतरेंगे और उनके उस महान ग्रंथ को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी दुनिया भर के नेताओं, मैनेजरों और रणनीतिकारों के लिए एक गाइड बुक की तरह है। हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब है भौतिक लाभ का विज्ञान, या ज्यादा व्यापक रूप से कहें तो राजनीति और प्रशासन का विज्ञान। ये चाणक्य द्वारा लिखा गया एक विशाल और विस्तृत ग्रंथ है। सदियों तक यह ग्रंथ खोया हुआ माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसे फिर से खोज निकाला गया और इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लोगों ने देखा कि भारत में 2500 साल पहले ही एक ऐसा विचारक हो चुका था जिसने शासन कला पर इतना गहरा और व्यावहारिक ग्रंथ लिखा था, जिसकी तुलना अक्सर इटली के प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली की किताब द प्रिंस से की जाती है। लेकिन सच तो यह है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली की किताब से कहीं ज्यादा व्यापक और विस्तृत है। अर्थशास्त्र कोई आदर्शवादी किताब नहीं है। ये नहीं बताती कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। ये बताती है कि एक राजा को सत्ता हासिल करने, उसे बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है जो राजनीति की कठोर और क्रूर सच्चाइयों पर आधारित है। चाणक्य का मूल सिद्धांत यह है कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने राज्य की सुरक्षा
स्थिरता और समृद्धि। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे हर जरूरी कदम उठाना चाहिए, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। उनका मानना था कि एक कमजोर और अस्थिर राज्य में जहां अराजकता फैली हो, वहां कोई भी नैतिकता या धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए एक मजबूत राज्य बनाना ही सबसे बड़ा नैतिक कार्य है। अर्थशास्त्र में शासन के हर छोटे बड़े पहलू पर विस्तार से लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि एक राजकुमार को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, मंत्रियों का चुनाव कैसे करना चाहिए, कर कैसे इकट्ठा करना चाहिए और भ्रष्टाचार को कैसे रोकना चाहिए। लेकिन इस किताब का जो हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है जासूसी और कूटनीति पर। चाणक्य मानते थे कि सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने एक बहुत ही विस्तृत और जटिल जासूसी व्यवस्था का वर्णन किया है। वो सलाह देते हैं कि राजा को हर तरह के जासूस रखने चाहिए, साधु के भेष में, व्यापारी के भेष में और यहां तक कि वेश्याओं के भेष में भी। इन जासूसों का काम सिर्फ दुश्मन राज्यों की खबरें लाना ही नहीं, बल्कि अपने ही मंत्रियों, अधिकारियों और यहां तक कि राजकुमारों की वफादारी को भी परखना होता था। चाणक्य कहते थे कि एक राजा को किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। विदेश नीति पर भी चाणक्य के विचार बहुत ही यथार्थवादी थे। उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया, जो बताता है कि एक राजा को अपने पड्डेहौसी राज्यों को कैसे देखना चाहिए। उनका सीधा सा नियम था, तुम्हारा पड्डेहौसी तुम्हारा स्वाभाविक दुश्मन है और तुम्हारे पड्डेहौसी का पड्डेहौसी तुम्हारा स्वाभाविक दोस्त है। ये एक तरह का शक्ति संतुलन का सिद्धांत था, जो राजा को यह समझने में मदद करता था कि उसे किसके साथ संधि करनी है और किसके साथ युद्ध। उन्होंने 4 मुख्य कूटनीतिक तरीकों का वर्णन किया। साम यानी समझाना बुझाना, दाम यानी पैसा या रिश्वत देना, दंड यानी सजा या हमला करना और भेद यानी फूट डालना। एक बुद्धिमान राजा हमेशा पहले 3 तरीकों से काम निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर चौथे यानी सबसे खतरनाक तरीके का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाता। अर्थशास्त्र में युद्ध के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, लेकिन चाणक्य युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प मानते थे। वो कहते थे कि अगर कोई काम बिना लड़े डीडाहे सिर्फ कूटनीति या धोखे से हो सकता है, तो वही बेहतर है। उन्होंने कई तरह के गुप्त युद्धों और मनोवैज्ञानिक चालों का वर्णन किया है, जैसे कि दुश्मन की सेना में अफवाहें फैलाना, उनके सेनापतियों को लालच देकर खरीद लेना या उनके पानी के स्रोतों में जहर मिला देना। ये बातें हमें आज बहुत क्रूर लग सकती हैं, लेकिन चाणक्य के लिए ये सब राज्य की रक्षा के लिए जायज था। उनके लिए हजारों सैनिकों की जान लेने वाले एक खुले युद्ध से बेहतर था कि कुछ अनैतिक तरीकों से युद्ध को टाला जा सके। तो अर्थशास्त्र हमें एक ऐसे शासक की तस्वीर दिखाता है जो बहुत ही बुद्धिमान, सतर्क और कठोर है। वो अपनी प्रजा से प्यार करता है, लेकिन वो उन पर पूरा नियंत्रण भी रखता है। वो न्यायप्रिय है, लेकिन जरूरत पड़ने पर निर्दयी भी हो सकता है। वो नैतिकता का सम्मान करता है, लेकिन राज्य के हित को हमेशा नैतिकता से ऊपर रखता है। ये चाणक्य के उस दिमाग का नक्शा है जिसने चंद्रगुप्त को भारत का पहला महान सम्राट बनाया। अब जब हम उनके इस दिमाग को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस युद्ध के मैदान में चलते हैं। वो कौन सी अंतिम चाल थी जिसने धनानंद के साम्राज्य का अंत कर दिया? उस निर्णायक लड़ाई की कहानी के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 6, मगध का पतन, मौर्य का उदय। प्रतिज्ञा पूरी हुई। पिछले अध्याय में हमने आचार्य चाणक्य के उस महान ग्रंथ अर्थशास्त्र को समझा, जो एक सफल शासन का ब्लूप्रिंट था। हमने देखा कि चाणक्य का दिमाग कितना तेज, कितना यथार्थवादी और कितना रणनीतिक था। अब वो समय आ गया था जब इन सारी रणनीतियों को असली युद्ध के मैदान में आजमाया जाना था। चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी विशाल सेना के साथ मगध की सीमाओं पर दस्तक दे चुके थे। अब वो अंतिम टकराव होना था जो भारत के भाग्य का फैसला करने वाला था। इस अध्याय में हम उस महासंग्राम की कहानी सुनेंगे, जिसमें एक गुरु के मार्गदर्शन और एक शिष्य के साहस ने एक घमंडी साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि चाणक्य ने योजना बनाई थी, चंद्रगुप्त ने सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला नहीं किया। उन्होंने पहले मगध के सीमावर्ती राज्यों और किलों पर कब्जा करना शुरू किया। उनकी सेना, जिसमें यूनानी सैनिकों को हराने का अनुभव था, एक के बाद एक जीत हासिल कर रही थी। हर जीत के साथ उनकी सेना में और भी ज्यादा सैनिक शामिल हो रहे थे और उनका खजाना भी बढ़ता जा रहा था। धनानंद के शासन से नाखुश कई स्थानीय सामंत और सेनापति भी
चुपके चुपके चंद्रगुप्त से आ मिले थे। चाणक्य का किनारों से खाने वाला सिद्धांत पूरी तरह से काम कर रहा था। मगध का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। जब धनानंद को चंद्रगुप्त की बढ़ती हुई ताकत का एहसास हुआ, तो उसने अपनी विशाल सेना को चंद्रगुप्त को कुचलने के लिए भेजा। अब तक जो लड़ाइयां सीमाओं पर हो रही थीं, वो अब मगध के दिल के करीब आ पहुंची थीं। कई भयानक लड़ाइयां लड़ी गईं। धनानंद की सेना संख्या में बहुत बढ़ी थी, लेकिन उसमें लड़ने का वो जबा नहीं था। उसके सैनिक सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए लड़ियच रहे थे। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त की सेना अपने राजा और अपनी आजादी के लिए लड़ियच रही थी। उनका मनोबल बहुत ऊंचा था, और सबसे बड़ी बात, उनके पास चाणक्य जैसा रणनीतिकार था, जिसकी चालों को समझना नंद सेनापतियों के बस की बात नहीं थी। आखिरकार वो क्षण आ गया जब चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को चारों ओर से घेर लिया। पाटलिपुत्र एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित किला था, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि और सब्र की थी। यहीं पर चाणक्य ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चालें चली। उन्होंने अपने जासूसों का जाल पूरे पाटलिपुत्र में फैला दिया। उनके जासूसों ने शहर के अंदर धनानंद के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने धनानंद के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और सेनापतियों को लालच देकर या डरा धमकाकर तो ढहना शुरू कर दिया। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार चाणक्य ने धनानंद के सबसे शक्तिशाली मंत्री राक्षस को अपनी तरफ करने की कोशिश की। राक्षस बहुत ही बुद्धिमान और अपने राजा के प्रति वफादार था। चाणक्य जानते थे कि जब तक राक्षस धनानंद के साथ है, पाटलिपुत्र को जीतना मुश्किल है। चाणक्य ने कई चालें चली ताकि धनानंद को यह लगने लगे कि उसका अपना मंत्री ही उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने झूठे पत्र और संदेशों का इस्तेमाल किया। अंत में धनानंद चाणक्य की चाल में फंस गया और उसने अपने सबसे वफादार मंत्री पर ही अविश्वास करना शुरू कर दिया। जब पाटलिपुत्र के अंदर ही फूट पड़ीडी अच गई, तो उसकी दीवारें अपने आप कमजोर हो गईं। घेराबंदी के अंतिम दिनों में एक निर्णायक लड़ाई हुई। चंद्रगुप्त की सेना पूरे जोश के साथ पाटलिपुत्र पर टूट पड़ी। शहर के अंदर भी विद्रोह भद्दे अच्छा उठा। प्रजा, जो पहले से ही धनानंद के जुल्मों से तंग थी, उसने भी चंद्रगुप्त का साथ दिया। धनानंद को अपनी आंखों के सामने अपना साम्राज्य ढाते हुए दिख रहा था। अंत में उसे हार माननी पड़ थी। कुछ कहानियों के अनुसार उसे मार दिया गया। कुछ और कहानियां कहती हैं कि चाणक्य ने उसे उसकी बेटी के साथ शहर छोड़ जाकर जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि चाणक्य का प्रतिशोध नंद वंश से था, नंद की प्रजा से नहीं। धनानंद के पतन के साथ ही नंद वंश का अंत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य विजय के साथ पाटलिपुत्र में प्रवेश हुए। वो अब सिर्फ एक बागी नेता नहीं, बल्कि मगध के नए सम्राट थे। जिस दिन चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ, उस दिन आचार्य चाणक्य भरी सभा में आगे आए। उन्होंने अपनी उस खुली हुई शिखा को देखा, जो सालों से उनके अपमान और उनकी प्रतिज्ञा की याद दिला रही थी। उन्होंने उसे अपने हाथों से बांधा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि के बल पर एक घमंडी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और उसकी जगह पर एक योग्य शासक को बिठा दिया था। ये एक असाधारण उपलब्धि थी, लेकिन चाणक्य का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। एक साम्राज्य को जीतना एक बात है, और उसे चलाना और उसे अखंड भारत का रूप देना बिल्कुल दूसरी बात। अब चाणक्य की भूमिका एक क्रांतिकारी से एक राष्ट्र निर्माता की होने वाली थी। अब वो सिर्फ गुरु नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य के पहले प्रधानमंत्री यानी अमात्य बनने वाले थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उस शासन की नींव कैसे रखी जो भारत का स्वर्ण युग कहलाया। ये जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 7, अखंड भारत का शिल्पी। जब चाणक्य प्रधानमंत्री बने। पिछले अध्याय में हमने उस रोमांचक क्षण को देखा जब चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे। नंद वंश का अंत हो चुका था और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। अब युद्ध का समय समाप्त हो गया था और राष्ट्र निर्माण की बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। चाणक्य, जो अब तक एक क्रांतिकारी और एक किंग मेकर थे, अब उन्होंने एक नई भूमिका संभाली, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री या महामात्य की। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा और एक बिखरे हुए और अव्यवस्थित राज्य को एक मजबूत, संगठित और समृद्ध अखंड भारत की नींव में बदल दिया। चाणक्य का पहला और सबसे बड़ा काम था एक मजबूत केंद्रीय
प्रशासन की स्थापना करना। वो जानते थे कि एक विशाल साम्राज्य को सिर्फ एक राजा अकेले नहीं चला सकता। उन्होंने पूरे प्रशासन को अलग अलग विभागों में बांटा, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। हर विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जो सीधे प्रधानमंत्री और सम्राट के प्रति जवाबदेह होता था। वित्त विभाग, राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग, हर चीज के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया। चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि हर अधिकारी की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर हो, न कि उसके खानदान या उसकी सिफारिश पर। भ्रष्टाचार को रोकना चाणक्य की प्राथमिकता थी। वो जानते थे कि भ्रष्टाचार किसी भी राज्य को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 40 से भी ज्यादा तरीके बताए गए हैं। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत और खुफिया निगरानी तंत्र बनाया। उनके जासूस, जिनकी हमने पहले भी बात की थी, अब सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर ही नहीं, बल्कि अपने ही सरकारी अधिकारियों पर भी कड़ी नजर रखते थे। अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते या अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता, तो उसे बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी, जिसमें संपत्ति जब्त करने से लेकर मृत्युदंड तक शामिल था। चाणक्य का मानना था कि जब तक शासन के शीर्ष पर बैठे लोग ईमानदार नहीं होंगे, तब तक प्रजा से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। चाणक्य ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी बहुत ध्यान दिया। उन्होंने एक बहुत ही कुशल कर प्रणाली लागू की। ये प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित थी कि कर न तो इतने कम हों कि राज्य का खजाना खाली रहे, और न ही इतने ज्यादा कि प्रजा पर बोझ बन जाए। उन्होंने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से कर उसी तरह वसूलना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल से रस लेती है, उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने सड़कों और सिंचाई की व्यवस्था को सुधारा, ताकि किसानों और व्यापारियों को सुविधा हो। उनके आर्थिक सुधारों की वजह से मौर्य साम्राज्य बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। एक प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य की जिम्मेदारी सिर्फ आंतरिक प्रशासन तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें चंद्रगुप्त की और पूरे साम्राज्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। चाणक्य हमेशा सतर्क रहते थे। वो जानते थे कि चंद्रगुप्त के कई दुश्मन हैं जो उन्हें मारने की ताक में हैं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर के प्रभाव से बचाने के लिए रोज उनके खाने में बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे, ताकि चंद्रगुप्त का शरीर धीरे धीरे जहर का आदी हो जाए और कोई दुश्मन अगर उन्हें जहर देने की कोशिश करे तो उन पर कोई असर न हो। ये कहानी दिखाती है कि चाणक्य सुरक्षा को लेकर कितने ज्यादा सावधान और दूरदर्शी थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर सिर्फ एक राज्य का प्रशासन नहीं चलाया, उन्होंने एक राष्ट्र की भावना का निर्माण किया। उन्होंने उन सभी छोटे बड़े राज्यों को, जिन्हें उन्होंने जीता था, एक समान कानून और एक समान प्रशासन के तहत लाकर एक सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर कोई खुद को एक बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा महसूस करता था। ये अखंड भारत की अवधारणा का एक शुरुआती और बहुत ही शक्तिशाली रूप था। चाणक्य सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक राष्ट्र निर्माता थे, एक ऐसे शिल्पी जिन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी दूरदर्शिता से भारत के पहले महान साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। लेकिन चाणक्य का ज्ञान सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे बड़े विषयों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आम इंसान के जीवन के लिए भी कई ऐसी बातें कहीं जो आज भी उतनी ही सच्ची और उपयोगी हैं। उनकी इन शिक्षाओं को हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। एक दोस्त कैसा होना चाहिए, एक दुश्मन को कैसे पहचाने, सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, इन सवालों पर चाणक्य के जो विचार थे वो हमें अगले अध्याय में जानने को मिलेंगे, जहां हम राजनीति के गलियारों से निकलकर जीवन जीने की कला को सीखेंगे। अध्याय नंबर 8, चाणक्य नीति, जीवन जीने की कला। अब तक हमने आचार्य चाणक्य को एक महान रणनीतिकार, एक किंग मेकर और एक राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। हमने उनके बढ़े बढ़े सिद्धांतों जैसे कि अर्थशास्त्र और मंडल सिद्धांत के बारे में बात की, लेकिन चाणक्य का ज्ञान सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों के लिए ही नहीं था। उन्होंने आम इंसान को एक सफल, सुखी और सम्मानजनक जीवन कैसे जीना चाहिए, इस पर भी बहुत कुछ लिखा और कहा। उनकी इन व्यावहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षाओं के संग्रह को ही हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। इस अध्याय में हम राजनीति के विशाल मैदान से निकलकर अपने व्यक्तिगत जीवन के छोटे छोटे
लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब चाणक्य की नजर से ढूंढने की कोशिश करेंगे। चाणक्य नीति सूत्रों या छोटे छोटे श्लोकों का एक संग्रह है, जिसमें जीवन के लगभग हर पहलू पर सलाह दी गई है। ये एक तरह की सेल्फ हेल्प किताब है जो 2500 साल पहले लिखी गई थी। इसका सबसे बड़ा फोकस है व्यावहारिकता। चाणक्य आदर्शवादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी थे। वो इंसान की कमजोरियों और उसकी अच्छाइयों दोनों को समझते थे। जैसे कि दोस्ती के बारे में चाणक्य क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें दोस्त बहुत सोच समझकर बनाने चाहिए। कभी भी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती मत करो जो रुतबे में तुमसे कम या ज्यादा हो। ऐसी दोस्ती तुम्हें कभी खुशी नहीं देगी। उनका मानना था कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में ही टिक सकती है। वो ये भी सिखाते हैं कि एक सच्चे दोस्त को कैसे पहचाने। वो कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो बीमारी में, अकाल के समय, दुश्मन के हमले पर और राज दरबार या श्मशान में आपका साथ न छोड़ दे। वो हमें उन दोस्तों से सावधान रहने के लिए भी कहते हैं जो मुंह पर तो मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे जहर से भरे गड्ढे की तरह होते हैं। दुश्मनों के बारे में भी चाणक्य की सलाह बहुत ही व्यावहारिक है। वो कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं समझना चाहिए और तीन चीजों, कर्ज, बीमारी और आग, को कभी भी छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौका मिलते ही ये बढ़कर आपको नष्ट कर सकते हैं। वो सिखाते हैं कि अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो उससे सीधे लड़ने की बजाय उसकी इच्छा के अनुसार चलकर और कूटनीति से अपना बचाव करना चाहिए। लेकिन अगर दुश्मन कमजोर है, तो उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। ये बातें सुनने में कठोर लग सकती हैं, लेकिन ये चाणक्य के यथार्थवाद का एक उदाहरण है। चाणक्य धन के महत्व को भी बहुत अच्छे से समझते थे। वो कोई साधु संत नहीं थे जो धन से नफरत करते हों। वो जानते थे कि एक सम्मानजनक जीवन जीने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए धन बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, एक गरीब व्यक्ति के लिए ये दुनिया और उसके रिश्ते नाते सब बेकार हैं। लेकिन वो ये भी सिखाते हैं कि धन को सही तरीके से कमाना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहते हैं कि धन को हमेशा बचाकर रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ धन बचाने के लिए अपनी पत्नी या अपने सुखों का त्याग नहीं करना चाहिए। वो ये भी चेतावनी देते हैं कि जो धन बहुत ज्यादा मेहनत या अपने सिद्धांतों को बेचकर मिलता है, उसे त्याग देना ही बेहतर है। चाणक्य ने शिक्षा और ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत माना। वो कहते हैं, एक विद्वान का हर जगह सम्मान होता है, जबकि एक राजा का सम्मान सिर्फ उसके अपने राज्य में होता है। वो सिखाते हैं कि सुंदरता और जवानी अस्थाई हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो हमेशा आपके साथ रहता है और जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। उन्होंने माता पिता का ये कर्तव्य बताया कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि एक अनपढ़ बच्चा विद्वानों के समूह में उसी तरह लगता है जैसे हंसों के झुंड में एक बगुला। चाणक्य नीति में सफलता पाने के भी कई सूत्र दिए गए हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमें अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ये आदत हमें बर्बाद कर सकती है। वो सिखाते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए और कभी भी एक ही गलती को दोहराना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या मैं इसमें सफल होऊंगा? जब तुम्हें इन सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाए, तभी आगे बढ़ो। तो चाणक्य नीति हमें एक व्यावहारिक, अनुशासित और सफल जीवन जीने का तरीका बताती है। ये हमें दुनिया को उसकी असलियत में देखना सिखाती है, जहां अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी, जहां मौके भी हैं और खतरे भी। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं पर काबू रखें, कैसे सही लोगों को पहचानें और कैसे हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करें। लेकिन जिस व्यक्ति ने दुनिया को इतना ज्ञान दिया, उसका अपना अंत कैसे हुआ? क्या वो शांति से अपने बुढ़ापे में मरे, या उनकी मौत भी उनकी जिंदगी की तरह ही नाटकीय और रहस्यमय थी? इस आखिरी सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 9, एक युग का अंत, चाणक्य की रहस्यमयी मृत्यु। दोस्तों, अब तक हमने आचार्य चाणक्य की पूरी जीवन यात्रा को देखा। हमने उनके अपमान से लेकर उनकी प्रतिज्ञा तक, चंद्रगुप्त को खोजने से लेकर उसे सम्राट बनाने तक और एक प्रधानमंत्री के रूप में एक महान साम्राज्य की नींव रखने तक की कहानी सुनी। हमने उनके गहरे राजनीतिक सिद्धांतों और जीवन जीने की कला को भी समझा। अब हम इस महागाथा के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। जिस व्यक्ति ने इतना कुछ हासिल किया, जिसने इतिहास की धारा को मौत दिया, उसका अंत कैसे हुआ?
इस अध्याय में हम चाणक्य के जीवन के अंतिम वर्षों और उनकी मृत्यु से जुड़ी रहस्यमयी कथाओं के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य महाअमात्य के पद पर रहकर एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य का संचालन करते रहे। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक मजबूत शासक के रूप में स्थापित कर दिया था, जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। लेकिन चाणक्य स्वभाव से एक शिक्षक और एक दार्शनिक थे। उन्हें सत्ता का मोह नहीं था। उनका लक्ष्य था एक स्थिर और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करना, और वो लक्ष्य अब काफी हद तक पूरा हो चुका था। जब चंद्रगुप्त एक अनुभवी और सक्षम सम्राट बन गए, तो कई कथाओं के अनुसार चाणक्य ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। वो वापस अपने तपस्वी और अध्ययनशील जीवन में लौटना चाहते थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अपने योग्य शिष्यों को सौंपी और पाटलिपुत्र के शोर शराबे से दूर एक शांत जीवन जीने लगे। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के नए सम्राट बने। चाणक्य ने बिंदुसार के सलाहकार के रूप में भी कुछ समय तक काम किया। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो और मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत बनी रहे। लेकिन अब दरबार में माहौल बदलने लगा था। चाणक्य के कई दुश्मन बन गए थे, जो उनकी शक्ति और उनके प्रभाव से जलते थे। कुछ मंत्री थे जिन्हें लगता था कि चाणक्य हर मामले में जरूरत से ज्यादा दखल देते हैं। चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई, इस पर इतिहास में कोई एक ठोस मत नहीं है। ये एक रहस्य है जिस पर कई अलग अलग कहानियां और किंवदंतियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहती है कि चाणक्य की मृत्यु दरबार में हुई एक साजिश के कारण हुई। कहानी के अनुसार बिंदुसार के कुछ मंत्रियों ने, जो चाणक्य से जलते थे, सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने सम्राट को यह यकीन दिला दिया कि उनकी मां महारानी दुर्धरा की मृत्यु का कारण चाणक्य ही थे। ये उस कहानी से जुड़ा है जिसमें कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर का आदी बनाने के लिए उनके खाने में जहर मिलाते थे। एक बार गर्भवती महारानी दुर्धरा ने गलती से वो जहरीला खाना खा लिया। जब चाणक्य को पता चला तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे यानी बिंदुसार को तो बचा लिया, लेकिन महारानी को नहीं बचा सके। मंत्रियों ने इसी कहानी को तोड़ मरोड़ा कर सम्राट बिंदुसार को सुनाया और उन्हें अपनी ही मां का हत्यारा चाणक्य को समझने पर मजबूर कर दिया। बिंदुसार अपनी मां की मौत की इस कहानी को सुनकर गुस्से और दुख से भर गए और उन्होंने अपने उस गुरु और संरक्षक से मुंह मोड़ लिया जिसने उन्हें सम्राट बनाया था। इस अपमान और झूठे आरोप से चाणक्य का दिल टूट गया। उन्होंने सब कुछ त्याग देने का फैसला किया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और एक तपस्वी की तरह बैठकर अपने प्राण त्यागने की तैयारी करने लगे। बाद में जब बिंदुसार को सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वो भागकर चाणक्य से माफी मांगने गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य अपने प्राण त्याग चुके थे। एक और कहानी कहती है कि जब चाणक्य ने देखा कि उनके शिष्य सम्राट बिंदुसार अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं और राज्य को संभाल सकते हैं, तो उन्होंने स्वयं ही एक जंगल में जाकर संथारा या सल्लेखना यानी एक जैन प्रथा जिसमें अन्न जल त्याग कर प्राण त्यागे जाते हैं का पालन करते हुए शांति से अपना शरीर छोड़ दिया। ये कहानी उनके एक वीतरागी और ज्ञानी पुरुष के चरित्र से ज्यादा मेल खाती है, जिसे सत्ता या जीवन का कोई मोह नहीं था। चाणक्य की मृत्यु का कारण चाहे जो भी रहा हो, एक बात निश्चित है कि उन्होंने एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ दी जो अमर है। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य का निर्माण नहीं किया, उन्होंने एक विचार का निर्माण किया। एक ऐसा विचार जो कहता है कि एक राष्ट्र को मजबूत, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक अकेला व्यक्ति भी अपने ज्ञान, अपने संकल्प और अपनी रणनीति के बल पर दुनिया को बदल सकता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अपमान को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए और कैसे व्यक्तिगत प्रतिशोध को एक बढ़े राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य में बदला जाए। चाणक्य का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनके विचार अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के रूप में आज भी जिंदा हैं। और वो हमें क्या सिखाते हैं, उनकी अंतिम विरासत क्या है, इसे जानने के लिए अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय यानी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 10, निष्कर्ष, चाणक्य की अमर विरासत। तो दोस्तों, हम आचार्य चाणक्य के असाधारण जीवन और उनकी गहन शिक्षाओं की इस यात्रा के अंत पर आ पहुंचे हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को जाना जो एक साथ एक संत, एक रणनीतिकार, एक अर्थशास्त्री और एक राष्ट्र निर्माता थे।
हमने उनके अपमान की आग से लेकर एक अखंड भारत के निर्माण तक के उनके सफर को देखा। अब इस अंतिम अध्याय में हम उनकी उस अमर विरासत को समेटने की कोशिश करेंगे जो आज भी 2500 साल बाद हमारे देश और हमारी सोच को प्रभावित करती है। चाणक्य की सबसे पहली और सबसे स्पष्ट विरासत है मौर्य साम्राज्य का निर्माण। यह सिर्फ एक वंश को हटाकर दूसरे वंश को स्थापित करना नहीं था। यह भारत के इतिहास में पहली बार एक विशाल केंद्रीकृत और सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना थी। उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक शासन, एक विधान और एक पहचान के सूत्र में पिरो दिया। ये अखंड भारत का वो सपना था जिसे चाणक्य ने अपनी बुद्धि और चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार से साकार किया। आज भी जब हम एक मजबूत और एकीकृत भारत की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं चाणक्य के उसी सपने को याद कर रहे होते हैं। उनकी दूसरी बड़ी विरासत है उनका महान ग्रंथ अर्थशास्त्र। यह सिर्फ राजनीति पर एक किताब नहीं है, बल्कि ये शासन कला, अर्थशास्त्र, कानून और विदेश नीति पर लिखा गया दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विस्तृत ग्रंथों में से एक है। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक और आर्थिक सोच कितनी ज्यादा विकसित थी। ये चाणक्य की यथार्थवादी और व्यावहारिक बुद्धि का एक जीता जागता सबूत है। आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में और बिजनेस स्कूलों में अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है और उसके सिद्धांतों से नेतृत्व और प्रबंधन के सबक सीखे जाते हैं। ये ग्रंथ चाणक्य की बौद्धिक प्रतिभा का एक ऐसा स्मारक है जो समय के साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। तीसरी और शायद हम जैसे आम लोगों के लिए सबसे उपयोगी विरासत है चाणक्य नीति। ये उन छोटे छोटे सूत्रों का संग्रह है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये हमें दोस्ती और दुश्मनी की पहचान कराती है, सफलता और असफलता का सामना करना सिखाती है और एक नैतिक लेकिन व्यावहारिक जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। चाणक्य नीति की लोकप्रियता आज भी यह साबित करती है कि उनके विचार कितने सार्वभौमिक और कालातीत हैं। वो सिर्फ एक राजनीतिक गुरु नहीं, बल्कि एक जीवन के गुरु भी थे। लेकिन शायद चाणक्य की सबसे बड़ी विरासत एक विचार है, एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हों, अगर एक व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प, सही ज्ञान और अटूट धैर्य हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो हमें सिखाते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक अकेला गरीब ब्राह्मण अपनी बुद्धि के बल पर एक विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकता है। ये विचार हर उस युवा, हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देता है जो संसाधनों की कमी के बावजूद बद्धे सपने देखता है। चाणक्य की जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपनी किस्मत का निर्माता खुद होता है। चाणक्य हमें यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच संतुलन साधना भी सिखाते हैं। वो एक तरफ तो प्रजा के सुख को ही राजा का सबसे बड़ा धर्म बताते हैं, जो एक बहुत ही ऊंचा आदर्श है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस लक्ष्य को पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे कठोर और यथार्थवादी तरीकों का समर्थन करने से भी नहीं हिचकिचाते। वो हमें सिखाते हैं कि दुनिया सिर्फ काली और सफेद नहीं होती। हमें अक्सर ग्रे एरिया में ही फैसले लेने पड़ते हैं। एक सफल जीवन के लिए हमें अपने आदर्शों को जमीन की हकीकत के साथ जोड़ना सीखना होगा। तो चाणक्य आज भी जिंदा हैं, अपनी नीतियों में, अपनी कहानियों में और हर उस भारतीय के दिल में जो एक मजबूत और बुद्धिमान भारत का सपना देखता है। वो एक ऐसे आचार्य हैं जिनकी पाठशाला समय की सीमाओं से परे है और जिनके छात्र हम सब हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प और सही रणनीति एक पूरे राष्ट्र के भाग्य को आकार दे सकती है, और कैसे हम उनके ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी क्षमताओं को पहचानें, कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएं और कैसे अपने जीवन में ज्ञान, अनुशासन और सफलता को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी नियति को गढ़ने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं।
इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको भारत के सबसे महान रणनीतिकार और उनके अमर ज्ञान के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको चाणक्य का कौन सा सूत्र या कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी? हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है।